हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो बच्चों इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। थोड़ा सा डिले हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स बिगिन वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द रीकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। तो बच्चों हम लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर फंक्शन आपका sin x है which is defined like this from the set of real number to this interval, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन sin x आपका मैनी वन फंक्शन होता है। तो हमने क्या किया था, इसके डोमेन को ब्रेक करके रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमने इसे वन वन बना लिया था। और हमने फिर प्रिंसिपल ब्रांच रेंज के बारे में कुछ सीखा था। एंड देन वी सेड कि इन दिस इंटरवल अगर हम फंक्शन f इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो यानी साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, तो अगर इसे हम ऐसे डिफाइन कर दें बच्चों, ऐसे डिफाइन कर दें, तो इस इंटरवल में साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा। यानी साइन x इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है साइन x के डोमेन का ही एक छोटा सा हिस्सा है। हमने ऐसे और भी इंटरवल्स देखे थे, अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर जाके एक बार और देख लो, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भी आप जाके देख सकते हैं पिछला लेक्चर। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अब अगले फंक्शन की बात करेंगे और देखते हैं जो अगले फंक्शन हैं आपके sin x के बाद, यानी cos x या tan x एंड सो ऑन, क्या वो भी मैनी वन फंक्शन है, उनको वन वन कैसे बनाया जाएगा फिर। तो चलिए आज की क्लास हम अब फॉर्मली बिगिन कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं अगला फंक्शन ले लेता हूं आपके लिए cos x, ठीक है। तो cos x फंक्शन भी देखो sin x की तरह ही ऐसे डिफाइंड होता है। तो अगेन मेरे पास क्वेरी आपके लिए सेम टाइप का क्वेरी है कि ये जो फंक्शन cos x है, क्या ये भी मैनी वन फंक्शन है। जरा वेरीफाई करके देख लेते हैं बच्चों, यहाँ चेक कर लेता हूँ। जरा देखो, हम cos x की बात कर रहे हैं, याद रखना। मैं अगर इसमें इनपुट करूं π/4, मैंने क्या बोला, जो आपका फंक्शन cos x है उसमें x की जगह यानी एंगल x की जगह मैंने इनपुट किया π/4, तो ये बन जाएगा आपका cos π/4, और cos π/4 यानी 1/√2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक और एंगल में लेता हूं आपके लिए, मैं यहाँ ले लेता हूं सपोज 7π/4। अच्छा, 7π/4 अगर cos में आप इनपुट करेंगे तो अगेन आपका आंसर आएगा 1/√2, क्योंकि 7π/4 मतलब क्या हुआ, 2π - π/4 विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं 2π - π/4, यही 7π/4 हुआ। तो cos 7π/4 यानी 2π - π/4 इज cos π/4 विच इज एक्चुअली 1/√2, क्योंकि 2π - π/4 ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव होता है। देखो मेन मोटिव मेरा ये बताने का था आपको कि ये जो आउटपुट है 1/√2 और यहाँ जो आउटपुट है 1/√2, ये दोनों आउटपुट्स तो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन जो इनपुट के एंगल हैं उन पे फोकस करो। इनपुट के एंगल क्या है, इनपुट का एंगल एक बार है π/4 और एक बार है 7π/4। ये एंगल सेम नहीं है, बट इन एंगल्स पे जो आउटपुट्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल सेम नहीं है, इनपुट सेम नहीं है, लेकिन इन एंगल्स पे जो आउटपुट है वो आउटपुट बिल्कुल सेम है बच्चों। तो ये जो फंक्शन है आपका अगेन मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, यानी cos x भी आपका मैनी वन फंक्शन है। अब इसे वन वन कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस मैं आपके लिए रिपीट करूंगा कि cos x फंक्शन का जो आउटपुट है बच्चों, cos x फंक्शन का आउटपुट यानी जो उसका रेंज फॉर्म करेगा, तो वो इंटरवल क्या है, तो इंटरवल है -1,1, ये वाला इंटरवल है, इसमें से cos x का आउटपुट आता है। तो एंगल x यानी इनपुट के लिए आप मुझे कुछ ऐसे इंटरवल बताइए जो कि cos x के डोमेन में से हम लेंगे। cos x का डोमेन यानी रियल नंबर, जैसे हमने sin x के लिए किया था, सेम प्रोसेस कि आप मुझे ऐसा इंटरवल बताइए, सपोज 0,π या 0,π/2, कुछ भी आप मुझे x के लिए एंगल x जो कि इनपुट होगा ऐसा इंटरवल बताइए, ताकि ये जो आउटपुट है यानी जो रेंज है cos x का, इस आउटपुट की सारी वैल्यूज मिल जाए, कुछ भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये मैंने क्वाड्रेंट आपके लिए फॉर्म किया। अब अगर मान लो आप मुझे कोई इंटरवल बताते हैं 0,π/2 इनपुट के लिए cos x में, अगर ये इंटरवल मैं x की जगह लेता हूं cos x फंक्शन के लिए, तो आपको पता है आउटपुट में से नेगेटिव वैल्यू तो रह जाएंगी। तो अगर आप इस इंटरवल को हम ऐसे कर लें, अगर हम इस इंटरवल को अब ऐसे कर लें, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में से नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों। अच्छा,
अगर मैं इस इंटरवल को ऐसे कर लूं, सपोज मैंने कर लिया 0 से 3π/2, ऐसे कर लूं, तो क्या यहाँ पर बात बनेगी मेरी? जरा देखो आप लोग, 0 से 3π/2 ये वाला इंटरवल बना, यहाँ पॉजिटिव होगा कॉस का आउटपुट, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा कॉस का आउटपुट। नेगेटिव वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाएंगे, बेसिकली 2 बार आ जाएंगे और पॉजिटिव 1 बार आएगा। मैंने क्या बात आपसे कही थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने ये सिखाया था आपको कि आउटपुट में से कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर चीज एक एक बार मिलना चाहिए। ऐसे इंटरवल आपको सोचने हैं इनपुट यानी एक्स की जगह। तो मैंने एक इंटरवल ये लिया हुआ है, ऐसे और भी इंटरवल हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, जरा देखना आप लोग ध्यान से। मैंने 0π एक इंटरवल लिखा, अगर आप एक और इंटरवल लिखना चाहते हैं, सपोज मैंने लिखा π,2π, आप ऐसे और भी लिख लो 2π,3π एंड सो ऑन। या नेगेटिव इंटरवल लिख लो -π,0 या सपोज -2π, आपको याद आ रहा है कि ये इंटरवल्स हम कैसे लिखते हैं? ये इंटरवल्स लिखने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था कि ये जो इंटरवल है, एक इंटरवल अगर आपने लिख लिया, कोई सा भी इंटरवल आपने लिख लिया, उस इंटरवल के लोअर एंड अपर दोनों ही वैल्यूज में या तो +π कर दो या -π कर दो। जरा करके देखो, इसमें +π करो, इसमें +π करो, ये मिला। इसमें +π, इसमें +π करो, क्या मिलेगा? 2π,3π। या दोनों में से -π करो, इसमें -π, इसमें -π करो, देखो ये मिला। अब दोनों में -π फिर से करो, देखो ये मिला, मिल रहा है ना? तो बच्चों ये ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स आ जाएंगे। अब अगर इन इंटरवल्स में से मैं कोई सा भी इंटरवल पिकअप कर लूं, सपोज मैं ये वाला इंटरवल पिकअप करूं और इस इंटरवल में से मैं आपसे पूछूं कि cos π/4 क्या हुआ, तो 1/√2, ठीक है, ऊपर ही बताया था मैंने आपको। ऐसा मुझे एक डिफरेंट एंगल बताओ जो कि इसे इंटरवल में से मिले, जिसपे cos फंक्शन यही आउटपुट देगा, सोच के बताओ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी यूनिक इनपुट होगा तो यूनिक आउटपुट वाली कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी इस इंटरवल में। या फिर इस इंटरवल में चेक कर लो, या फिर इस इंटरवल में चेक कर लो, यहाँ जितने इंटरवल्स आप लिखेंगे इस टाइप के, उन सभी इंटरवल्स में cos x का यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट वाला कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगा। तो cos x का जो डोमेन था उसको हमने ब्रेक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया डिफरेंट इंटरवल्स में, जिनमें से हर इंटरवल को अगर मैं 1 बाय 1 पिकअप करूं तो cos x फंक्शन उन हर इंटरवल में क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो ऑन टू तो ये है ही, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन सेम है। 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो cos x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप इनमें से कोई सा भी इंटरवल अगर cos x के लिए लेके चलेंगे तो उन इंटरवल में cos x बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। सो इन दैट केस ये जो इंटरवल है या फिर ये जो इंटरवल है, इन सब के हमने कुछ नाम दिए थे, आपको याद हो। हमने एक बात कही थी कि ऐसे इंटरवल की हमने बात की थी जिसमें ऐसे एंगल्स हो जिनका मैग्नीट्यूड पाई के इक्वल या उससे छोटा हो, तो ऐसे एंगल्स के इंटरवल को हम प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एंगल का इंटरवल बोल रहे थे। लेकिन यहाँ एक समस्या है, देखो समस्या क्या है। इस वाले इंटरवल में जो भी एंगल आप देखेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। कोई भी एंगल पाई से बड़ा नहीं होगा, या तो पाई के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल की बात कर रहा हूं। लेकिन यही कंडीशन इस वाले में भी होगा, देखो इसमें -π,0 वाले इंटरवल में भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों में से हम कौन सा ले लें, क्या इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल बोलें या इसको बोलें? तो यहाँ पर एक कन्वेंशन की बात आती है, ध्यान से सुनना। तो क्या कन्वेंशन है बच्चों? तो कन्वेंशन ये है कि देखो यहाँ पर सारे एंगल पॉजिटिव के हैं और यहाँ पर वही एंगल्स के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा तो नेगेटिव के एंगल मिलेंगे। तो जब ऐसा हो कि पॉजिटिव एंगल्स हो और नेगेटिव एंगल्स हो और दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल्स से कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो पॉजिटिव वाले एंगल्स के इंटरवल्स को हम प्रेफरेंस देंगे। सो इन दैट प्रेफरेंस बच्चों ये वाला जो इंटरवल है, मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये वाला जो इंटरवल है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल्स को फॉर्म करेगा। और इस इंटरवल के अलावा जो बाकी इंटरवल है, यानी ये वाला इंटरवल या फिर ये वाला इंटरवल या फिर ये वाला इंटरवल, और ऐसे मल्टीपल इंटरवल्स आएंगे, बिकॉज हमने डॉट्स लगा ही रखे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीवी, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल वाला इंटरवल, जो कि बेसिकली यहाँ पर रेंज बन जाता है कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इंटरवल के अलावा जो बाकी बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज।
ठीक है। तो अदर देन पीवी ब्रांच रेंज बोल दो आप इसे, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज बोल दो, फुल फॉर्म में लिख दो। तो ये वाला जो ऊपर बनता है इसे हमने क्या बोला, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। किसका रेंज बनेगा ये किसका रेंज बनेगा, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज बनेगा। अब मैं इस चीज को यहाँ फेयर करने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पर फेयर करूंगा तो जरा ये चीजें मुझे रब करनी पड़ेंगी। आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लीजिए, इधर वाला पोर्शन, फिर मैं फेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देना क्योंकि वहां मुझे कुछ चीजें और लिखनी है। ओके, लेट मी बी असाइड। तो बच्चों आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो मुझे फेयर करनी थी वो मैं फेयर कर देता हूँ। थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ एक बार और। आपको याद होगा कि अगर कोई फंक्शन f a से b में डिफाइंड होता है तो उसका जो इनवर्स आता है वो b से a में डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन क्या चेंज होता है, साइन इनवर्स का रेफरेंस हमारे पास है, ये जो हमने पिछले क्लास में सीखा है। देखो यहाँ पर जब हम कॉस इनवर्स x की बात करेंगे, जैसे हमने साइन इनवर्स x की बात की थी, तो कॉस इनवर्स x की हम बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों की f इनवर्स का इनपुट तो आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आउटपुट था वो इनपुट में आ गया। देखो यहाँ से b जो पहले आउटपुट है वो इनपुट में आ गया, लेकिन a एज इट इज आउटपुट में नहीं आता है ट्रिगो फंक्शन में। यानी ये जो r है ना वो एज इट इज यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो ये मैनी वन फंक्शन रहेगा, है ना, तो फिर इन्वर्टिबल तो होगा नहीं। तो हमने इसलिए तो ये सारा काम सीखा है। तो इसमें से कोई सा भी एक इंटरवल उठा लीजिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू वाले पे फोकस रहते हैं, तो ये मैंने लिया 0, पाई वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कॉस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ऐसे डिफाइंड होगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों कॉस इनवर्स फंक्शन की। अब ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तो वो भी अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना। अब थोड़ी देर में मैं इसको पूरा रब करता हूं और अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अभी 4 फंक्शंस और रह गए हैं, सीकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। अब इन चारों में से मैं एक का भी डिस्कशन करता हूं और बचे हुए, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक का और करता हूं, बच गए 3 और। उनका मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप उसे कवर अप कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो, अगर आपको समस्या हो तो मुझे आप बताना, मैं उन तीनों के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट अगेन ये आपका होमवर्क है, अगर आप खुद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो यहाँ हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए हम पिकअप कर लेते हैं सीकेंट इनवर्स फंक्शन को। तो सीकेंट इनवर्स एक्स फंक्शन जो है, पहले मैं उसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये रहा आपका सीकेंट एक्स फंक्शन बच्चों, और इसका डोमेन और रेंज कैसे होता है। तो मैंने यहाँ ए से बी लिख दिया। ए से बी इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि सीकेंट एक्स में जो डोमेन होता है वो सिंपल, ये आर आर ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, देखो सीकेंट एक्स का डोमेन जो होता है, तो ये बच्चों सीकेंट एक्स का डोमेन होता है। अब ये n क्या है, तो इंटीजर है, यानी सीकेंट एक्स में x की जगह कोई भी रियल नंबर इनपुट आप कर सकते हैं, कोई भी रियल एंगल इनपुट कर सकते हैं। बस वो एंगल π/2 का ऐसा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ऐसा मल्टीपल मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। क्या मतलब है इस बात का, अभी बताता हूं, जरा देखिए आप लोग साइड में। देखो बच्चों आप लोगों ने बचपन में सीखा है, 10th क्लास बचपन, ठीक है, तो सीकेंट एक्स इज 1/cos x, बचपन के दिन हमें पता है। एक बात हमें और भी पता है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो टर्म आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में है cos x। अब cos x 0 हो सकता है, लेकिन सीकेंट एक्स के लिए cos x 0 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा हम पता कर लेते हैं कि cos x 0 कब होता है। तो cos x 0 तब होता है बच्चों जब x क्या हो, आपका π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। मैं आपको समझा देता हूं फर्दर, याद करिए cos π/2 क्या, तो 0, cos 3 π/2 क्या, तो 0, ऐसे ही cos 5 π/2 क्या, तो 0। ये मैंने पॉजिटिव एंगल बोले हैं भाई। देखो π/2 के साथ में क्या है, 3, मैंने अभी बोला था 5 π/2। अब π/2 के साथ में क्या है, तो 5, यहाँ पर क्या है, तो 1 π/2। तो π/2 के साथ में नंबर देखो क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है। तो π/2 का और इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है और वो cos का एंगल है, तो आंसर 0। भाई मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव एंगल की बातें हो रही हैं, आप नेगेटिव एंगल ले लो, ये लो ऐसे कर दो। अब देखो -3 हो गया या -5 हो गया, या फिर यहाँ कर देता हूँ -π/2, तो π/2 के साथ में -1 हो गया, -1 -3 -5, ये भी तो ऑड नंबर होते हैं। तो π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल
अगर ऐसे एंगल कॉस फंक्शन को मिलेंगे तो कॉस का आंसर 0 हो जाता है। तो ऐसे एंगल्स अगर मैं यहाँ x की जगह डालूंगा तो cos x तो 0 होगा, लेकिन secant x को तो समस्या हो जाएगी, वो 1/0 बन जाएगा। तो ऐसे एंगल्स जहां पर cos x 0 हो, ऐसे एंगल हम cos x में x की जगह डाल तो सकते हैं, लेकिन secant x को प्रॉब्लम होगी, तो secant x में x की जगह ऐसे एंगल नहीं डाल सकते। तो वही तो हमने बोला कि रियल नंबर में से इनको हटा दो। किनको हटा दो? तो π/2 के और इंटीग्रल मल्टीपल्स वाले एंगल को हटा दो, बाकी सारे एंगल आप secant x में डाल सकते हैं x की जगह। तो ये तो इसके डोमेन की बात हो गई secant x के। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बच्चों मैं बाजू तो हो ही गया हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट नोट कर लो, क्योंकि इसको तो मिटाने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब ये तो secant x के डोमेन की बात हुई। अब जरा रेंज की बात हम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ secant x के रेंज को सेट b से दिखाया हुआ है। तो ये b क्या है जी? तो secant x का जो आउटपुट यानी रेंज होता है वो इस इंटरवल में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ -∞ से -1, ठीक है। -1 के इक्वल हो सकता है secant x का आंसर। कैसे? cos π -1 होता है, cos 3π -1 होता है, यानी cos की वैल्यू -1 होती है। तो हाँ जी, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो secant, यानी secant इज इक्वल टू 1/cos, अभी बताया था मैंने। तो जब cos π cos 3π ये -1 हो सकता है, तो secant π secant 3π ये -1 हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी secant की वैल्यू -1 तो हो सकती है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ऐसे ही secant की वैल्यू 1 भी हो सकती है, या 1 से बड़ी होगी, -1 हो सकती है, या फिर -1 से छोटी होगी। -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं मिलेंगे secant को, ये इसका रेंज हो गया। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं इस चीज को समझाने के लिए, तो देखो नंबर लाइन पे ये रहा -1, ये रहा 1, तो 1 के इक्वल होगा या -1 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा secant x का आउटपुट यानी रेंज। तो ये तो कहानी हुई secant x फंक्शन की। हमें तो बात करनी है इनवर्स ऑफ secant x फंक्शन की। तो क्या यहाँ पर भी मैनी वन वाली समस्या है? जैसे sin x में समस्या थी, cos x में समस्या थी कि वो फंक्शन मैनी वन थे, तो यहाँ पर भी समस्या है कि नहीं? जरा वेरीफाई कर लो, बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। बच्चों secant π/4 √2 होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों secant π/4 तो √2 होता है। अच्छा, secant 7π/4 क्या होता है? अब कोई बच्चा सोच रहा होगा ये π/4 और 7π/4 cos में भी लिया था, इसमें भी क्यों लिया? अरे भाई डिफरेंट ले लो, आप π/3 ले लो, secant π/3 क्या होगा? तो 2 होगा। secant आप 5π/3 ले लो, कुछ और ले लो भाई, कोई समस्या तो नहीं। तो secant π/4 या secant 7π/4 पे देखो आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट सेम है, और इनपुट क्या है? एंगल क्या है? डिफरेंट है ना। डिफरेंट एंगल पे सेम आउटपुट, यानी डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट, यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं है। तो क्या है? मैनी इनपुट पे सेम आउटपुट है, मैनी इनपुट्स यूनिक आउटपुट। तो फिर मैनी वन फंक्शन हुआ ना। और जब ये मैनी वन हुआ तो फिर इसका इनवर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि मैनी वन हुआ, ठीक है, ओके, ऑन टू तो ये हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम, ठीक है। तो मैनी वन है, ऑन टू है, तो फिर बाइसेक्टिव नहीं है। 1 है, ऑन टू है, तो बाइसेक्टिव होगा, तो इसको 1 तो बनाना पड़ेगा जबरदस्ती करके। चलिए बना लेते हैं, वही वाला प्रोसेस, सेम प्रोसेस रिपीट। आपको अब ऐसे सोचना है कि secant फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, secant फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, जो कि क्या होगा? ऐसा होगा, ये नंबर लाइन याद रखना या फिर ये रेंज पूरा याद रखना। तो secant फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो इस इंटरवल में से होगा। तो ये इनपुट x की जगह मुझे ऐसे एंगल सोचने हैं जिन पे ये सारे आउटपुट्स मुझे मिल जाएं। तो अगेन मैं अब यहाँ क्वाड्रेंट भी ड्रॉ नहीं करूंगा, करूं? चलो कर देते हैं भाई, डराओ मत। ये रहा क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं अगेन यहाँ पर अगर इंटरवल ये ले लूं, क्योंकि मैं cos को अभी डिस्कस करके आया हूँ, cos फंक्शन को, यहाँ हेल्प मिल जाती है आप लोगों के लिए। ये मैंने इंटरवल ले लिया 0 से π बच्चों, ठीक है। अब 0 से π वाला इंटरवल लिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वाले आउटपुट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाले आउटपुट्स, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर secant के नेगेटिव वाले आउटपुट मिल जाएंगे। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि यहाँ पर एंगल है बच्चों π/2, π/2 पे समस्या है। समस्या पता है क्या है? याद दिलाऊं, समस्या किसको है? cos को समस्या नहीं है, secant को समस्या है। कैसे? secant π/2 इज 1/cos π/2, cos π/2 0 हुआ, π/2 के और इंटीग्रल
वाले जो एंगल होते हैं वो हम सीकेंट में नहीं डाल सकते, π/2 के और इंटीग्रल मल्टीपल वाले जो एंगल होंगे वो सीकेंट में नहीं डाल सकते। बताया था मैंने अभी, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि सीकेंट π/2 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सीकेंट 3π/2 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी ये π/2 वाला तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया एक्सक्लूड। तो इसको क्या पढ़ते हैं कि 0, π, ये तो क्लोज इंटरवल है, एक्सक्लूडिंग π/2। π/2 को छोड़कर ऐसे ही रहने दो, ये आपका मन करता है तो यहाँ करली ब्रैकेट लगा दो, ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सन इन दिस केस, ठीक है। तो ये मैंने इंटरवल सोच लिया। अच्छा, इस इंटरवल में एंगल सोचिए आप, जितने भी एंगल्स हैं उनका मैग्नीट्यूड पाई से बड़ा होगा नहीं, सारे एंगल्स के मैग्नीट्यूड पाई के इक्वल या उससे छोटे होंगे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले मैंने वही लिखा हुआ है। अगले इंटरवल्स और लिखने हैं अगर आपको, यानी जो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले होते हैं इंटरवल्स, उनको कैसे लिखेंगे? प्रोसेस याद है? सभी में या तो प्लस पाई करो या सभी में माइनस पाई करो। अब यहाँ 3 चीजें हैं, 1 2 3, चलो सब में प्लस पाई करके देखते हैं। ये आपका आएगा पाई से 2 पाई, माइनस इसमें भी हम प्लस पाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3π/2, ठीक है। अगला क्या आएगा, बोल के बता रहा हूँ, अगला क्या आएगा, इसमें प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, तो ये आएगा 2π, 3π क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 5π/2। समझ रहे हैं आप लोग? तो या तो ऐसे प्लस पाई करते चलिए या फिर माइनस पाई करते चलिए। इसमें माइनस पाई करके देखो, देखो जरा ऐसा तो नहीं आएगा आपको, देखो जरा ध्यान से। ओके, कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों कि ये जो इंटरवल हम लिख रहे हैं जिसमें से जो वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके लिए करली ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा था मैंने, लेकिन यहाँ मत लगाओ, देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ये भी माइनस ये भी माइनस। इसलिए अगर नेगेटिव वैल्यूज को एक्सक्लूड करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को एक्सक्लूड करते हैं तो करली ब्रैकेट लगा लेना चाहिए भैया, अच्छा रहता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो क्या और भी इंटरवल ऐसे लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब लिखे जा सकते हैं। अगला क्या होगा, लिख लो, चलो एक और लिख देते हैं। अगला क्या होगा, -2π से -π। देखो इसमें माइनस पाई, इसमें माइनस पाई करो, इसमें ही माइनस पाई करो, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3π/2। बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स लिखे जा सकते हैं। इनमें से जो इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम पकड़ के यहाँ पर सीकेंट फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर देते हैं और उसको याद रख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू वाले इंटरवल को याद रख लेते हैं। बाकी सारे इंटरवल्स में भी सीकेंट फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट, क्योंकि उन सब में ये, इन सभी इंटरवल में सीकेंट फंक्शन 1 1 होगा। ऑन टू तो ये पहले से ही था, तो इन्वर्टिबल तो पक्का होगा क्योंकि बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो हम इस वाले इंटरवल को अगर देख लें और इसको देख लें तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर एंगल्स की नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। हालांकि दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन अभी cos x का लेक्चर मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो हम पॉजिटिव एंगल्स वाली वैल्यूज के इंटरवल को प्रेफरेंस दे देंगे। और बाकियों को क्या बोलेंगे, बाकियों को बोलेंगे इसको या ऐसे और भी आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई तुम, जैसे यहाँ पर 3 है तो इनको हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग हो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। ये रेंज बनाते हैं आपको पता है। और ये भाई साहब जैसे मैंने स्टार लगा दिया, ये क्या है, तो ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। किसका रेंज, तो अब ये सीकेंट इनवर्स फंक्शन का रेंज बनेगा। और ये इंटरवल्स आते कहां से हैं, तो ये इंटरवल सीकेंट फंक्शन के डोमेन में से आते हैं। बात समझ आ रही है, जो कि सीकेंट इनवर्स के लिए रेंज बनाएगा। चलिए अब सीकेंट इनवर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं, साइड में यहां पर आ जाते हैं। तो ये रहा बच्चों सीकेंट फंक्शन का, मुझे अब इनवर्स का काम करना है। तो f इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो f इनवर्स अब कैसे डिफाइंड होगा, तो इसका इनपुट क्या आएगा, जो पहले आउटपुट था सीकेंट x में, आउटपुट यानी सेट b पूरा, ये लिख दिया मैंने b। अब ये पूरा एज इट इज लिखने की जगह मैंने सिर्फ b लिखा हुआ है। एंड अब यहां पर आउटपुट यानी रेंज क्या बनेगा, तो भाई इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बोला हम तो प्रिंसिपल वैल्यू वाले पे फोकस रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, तो हमने लिख लिया 0, इन द क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया सीकेंट इनवर्स फंक्शन की बात। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके ये सारा काम नोट कर लो, मैं कुछ सेकंड के लिए साइड होता हूँ, फिर से रिटर्न बैक करता हूँ, क्लास लंबी चलेगी आज। तो बच्चों चलो मैं वापस आ गया। अब इस पूरी स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर में जितने भी फंक्शन है आपके, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, इन 6 के 6 फंक्शंस के यहाँ पर डोमेन और रेंज की पूरी टेबल दिख जाएगी। आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा नोट कर लेना। लेट मी बी असाइड फॉर अ व्हाइल। तो बच्चों ये पूरा टेबल आप लोगों ने अपनी नोटबुक में अगर नोट कर लिया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों चलिए थोड़े से न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, देखना ध्यान से। छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे बोल देता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया, जैसे कि मैं पूछ लूं साइन इनवर्स 1/√2, इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं तरीका बताऊंगा, वेट करना, ध्यान से सुनना। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं सपोज tan इनवर्स -1, ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया secant इनवर्स 2 ले लेते हैं। चलो इनका आंसर हम लोग अभी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। जरा सुनना ध्यान से, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर लिखना है, ओके, यहां पर आंसर लिखना है, पता नहीं क्या आंसर आएगा। मैं आपको रिकॉल कराता हूं, साइन इनवर्स x जो फंक्शन आपका होता है, इसका जो आउटपुट मिलता है वो होता है -π/2 से π/2, यानी इस इंटरवल में साइन इनवर्स x का आउटपुट मिलता है हमें, यानी इसका ये रेंज होता है। x कोई वैल्यू होगा, ये जो x है ये कोई वैल्यू होगा जो कि इस इंटरवल में से आता है, और आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स x इस इंटरवल में से आता है, -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। तो बच्चों यहाँ पर यानी हमें एक एंगल मिलने वाला है। अच्छा, कैसे सोचना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, 1/√2 पे साइन इनवर्स फंक्शन का आंसर। साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जरा सोचना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स फंक्शन का कोरिस्पोंडिंग ट्रिगो फंक्शन यानी साइन फंक्शन के अंदर क्या एंगल लिखूं ताकि उसका आंसर आए 1/√2। ये आंसर यानी आउटपुट यहाँ पर इनपुट बना हुआ है, तो यहाँ जो इनपुट होगा ना साइन फंक्शन में, जो एंगल की जगह इनपुट होगा, यहाँ पर इनपुट जो होगा यही साइन इनवर्स का आउटपुट बनेगा। यहाँ पर एंगल सोचिए, लेकिन एंगल सोचते हुए साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज का ध्यान रखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज का ध्यान रखिए। जरा सोचो, अगर आप सोच चुके हैं तो वो होगा π/4 वाला एंगल, ये जो यहाँ इनपुट है वही यहाँ आउटपुट आ गया बच्चों। ये लो जी, आपका आंसर तैयार हुआ। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना। अब tan इनवर्स ऑफ -1 की बात करते हैं, तो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा कि tan फंक्शन को कौन सा एंगल आप यहाँ दोगे ताकि आपको आंसर मिले -1, जो यहाँ आउटपुट है वही यहाँ इनपुट है, एंगल सोच लो। लेकिन ध्यान रखना कि tan इनवर्स x का जो आउटपुट यानी रेंज होता है प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, वो ये होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ठीक है, ये इसका आउटपुट होता है। इस इंटरवल में से एंगल सोचिए, सोच लिया, बताओ आंसर नेगेटिव है। और ये इंटरवल कौन सा है, देखो बच्चों, ये इंटरवल ऐसे है, यानी 4th क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज और ये 1st क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो 4th क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है, इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, tan फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 4th क्वाड्रेंट में एंगल आपको मिल जाएगा -π/4, जिसपे tan फंक्शन देगा आपको -1। ये यहाँ जो आउटपुट है वही यहाँ इनपुट है, तो यहाँ जो इनपुट आपने सोचा वही यहाँ आउटपुट बनेगा बच्चों। बात समझ आ रही है? अब कुछ सेकंड का टाइम है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएं। देखिए बच्चों, अगर सीकेंट फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ एंगल आप सोचिए ताकि उसका आंसर 2 है। एंगल सोचो 60 डिग्री, π/3, ये इनपुट हुआ यहाँ पे, ये आउटपुट हुआ यहाँ पे, ये आउटपुट यहाँ इनपुट है, तो यहाँ जो इनपुट है वो यहाँ आउटपुट है, ये लो जी। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, समझ आ गया होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। देखो यहाँ पर कैसे करता है आप लोगों के साथ, इवेल्युएट करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब क्या देगा इसमें आपको, सपोज मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इवेल्युएट दिस वैल्यू, मैंने लिख दिया सपोज साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू निकालो। अब असल में देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये भी एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये भी एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, 3 क्वेश्चन मिला दिए, प्लस माइनस जो भी साइन लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए शुरू करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन इनवर्स 1, आपको सोचना क्या है, आपको सोचना है कि साइन फंक्शन को कौन सा एंगल दोगे ताकि आंसर 1 आए। ये रहा इंटरवल, ध्यान रखना। तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या एंगल दोगे आप, तो π/2, जो यहाँ इनपुट आएगा वही यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा, तो ये लिख दो भाई π/2, ये माइनस का साइन लगा लो। आप चाहो तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल जब भी नेगेटिव मिले तो ब्रैकेट यूज करना चाहिए, पॉजिटिव मिले तो आपकी मर्जी है, मत करो, मैंने फिर भी कर लिया, मेरे घर से क्या गया।
कॉस इनवर्स हाफ की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स हाफ यानी कॉस को कौन सा एंगल दोगे ताकि आउटपुट आपको 1/2 मिले। याद रखना कॉस इनवर्स के लिए हमने प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेंज ये लिखा था, तो इस इंटरवल में से आपको ऐसा एंगल सोचना है जो कि यहाँ पर दिया जाए। इस इंटरवल में से ऐसा एंगल सोचिए जो कि यहाँ पर लगाने पे आउटपुट ये मिले, जो यहाँ पर आउटपुट है वो यहाँ पर इनपुट है। तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा बच्चों, तो π/3 आएगा 60, ठीक है ना, यानी π/3 यानी 60 डिग्री। तो यानी इसका आंसर आपका आ गया π/3। अच्छा tan इनवर्स 1 का डायरेक्टली लिख दूं, क्योंकि हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि tan फंक्शन को कौन सा एंगल दोगे कि आंसर आएगा 1। tan फंक्शन में कौन सा एंगल दोगे, tan फंक्शन में कौन सा एंगल दोगे कि आंसर आएगा 1। जो यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर इनपुट है, जो यहाँ आउटपुट वो यहाँ इनपुट, तो जो यहाँ पर इनपुट वही यहाँ पर आउटपुट। तो ये एंगल क्या है जरा सोचो, π/4 है, आपको पता ही है ये बात, ये लिखा मैंने π/4। चलो फटाफट एलसीएम ले लो, जल्दी 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 फटाफट एलसीएम लो। नहीं आ रहा एलसीएम ले लो। देखो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 - 60 क्या हुआ, 30 हुआ। सोचने का तरीका बिना एलसीएम लिए, क्या बोला मैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो 90 - 60 30 हुआ, 30 + 45 75। अब 75 को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बड़ा आसान है, क्या हुआ देखो π/12 क्या होता है, 15 डिग्री। 75 बोला था ना, 75 बोला था ना, बताओ 5π/12। तो बच्चों ये सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन है, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग जरा नोट कर लेना इसको, स्क्रीन को पॉज करके। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में जल्दी ही, इतना डिले अब नहीं होगा। अच्छा एक और मजे की बात है कि मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहा था। अगली वीडियो लेक्चर में आप लोग असाइनमेंट के लिए रेडी रहना। थोड़ा सा चैप्टर अब बड़ा होने वाला है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और आराम से उनको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तब तक आप लोग इंतजार करिए, इस वीडियो लेक्चर को सही से समझिए, 2 बार 3 बार देखिए, पूरा देखिए, 2x करके मत देखिए, प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा के देखते हैं मत करिए, ऐसा आराम से देखिए, हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए। कोई चीज अगर मैं बोलता हूँ कि उसे नोट कर लो तभी नोट करना है भैया, कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें होती हैं जो मैं साइड में लिख के कई बार मिटा देता हूँ, आप उसे भी नोट करना चाहते हैं भैया, एक पॉज तो लगेगा, स्क्रीन पे ऐसे पॉज कर दो, बस उसको नोट कर लो, अपनी भाषा में नोट कर लो, हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, वैसे तो मेरी बुक्स भी आती हैं, भविष्य में बताएंगे आपको, जरा इंतजार करिए। चलिए बच्चों मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।